हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। आज हम इंपॉर्टेंट डिटेल पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एमपीपीएससी अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से आए और ये भारत में कब लागू हुए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिलती है। कौन से देश से मिलती है? तो आयरलैंड से। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति भी प्राप्त नहीं है। मतलब इसमें बताया गया भारतीय संविधान में कि ये एक तत्व के रूप में शामिल है। ये मूलभूत आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, कि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। यानी सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें विधि बनाने के लिए इन तत्वों को कर्तव्य के रूप में इन्हें लागू किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा हमारे संविधान में बात कही गई है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लें। अब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये 1935 अधिनियम यानी ब्रिटिश सरकार जब थी और भारतीय गवर्नर जनरल के तहत ये डिसीजन लिया गया, तब ये लागू हुए थे। हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक है। 36 और 37 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 38 से अपन पढ़ेंगे तो 36 और 37 में क्या बताया यह भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एग्जाम पर्पस से आप 38 आर्टिकल से पढ़ना शुरू करेंगे। आर्टिकल 36 क्या कहता है? 36 कहता है, जो हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं कि राज्य के लिए बात कही गई है, वही आर्टिकल 36 में है। ठीक है, अब है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जान लें आप लोग। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वाद योग्य नहीं है, यह बात इसमें कही गई है। यानी कि इसका अर्थ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करते हैं तब ये अपराध नहीं होगा। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है। और क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तब भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य कर सकें। ठीक है, तो वाद योग्य नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या आर्टिकल 37 में बताया गया। अब आता है आर्टिकल 38, इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 3 चीजों की बात कही गई है आर्टिकल 38 में। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो 3 और 8 अपन ऐसे बनाते हैं। तो 3 चीजों की बात इसमें कही गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का। इसमें क्या है? समान न्याय, निशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें बात कही गई है। मतलब इसका अर्थ है कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 39 का खा कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी खा अपन ऐसे याद रख सकते हैं, किसी को खाने के लिए कहते हैं तो वहां पर अपन उसके हित की बात करते हैं। तो हित की बात आर्टिकल 39 के खा में कही गई है। अब आता है अनुच्छेद 39 का गा। 39 का गा कहता है कि धन का समान वितरण, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान तो है, लेकिन उसका समान रूप से वितरण भी किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 40, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखें। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो कि गांधीवादी सिद्धांत के तहत है, यानी गांधीवादी सिद्धांत की विचारधारा इसमें लागू होती है। और ग्राम पंचायतों के गठन के लिए बात करता है आर्टिकल 40, यानी ये पंचायती राज की बात करता है। तो पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में। ठीक है, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। तो ये पंचायत का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 40 में। अब आता है अनुच्छेद 41।
अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार तथा प्रोत्साहन। मतलब इसका अर्थ है कि राज्य अपनी आर्थिक संसाधनों और विकास की सीमाओं के अंदर रहते हुए रोजगार व शिक्षा के अवसर प्रदान करने की कोशिश करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें बेकारी, अपंगता, वृद्धावस्था और असमर्थता की स्थितियां जब पैदा हो जाएंगी तो उसके लिए उचित अवसर प्रदान करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसके तहत बहुत सी योजनाएं भी लागू हुई, वो भी हम देखते हैं। पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता, मिड डे मील कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान और वृद्धावस्था, ये सारी योजनाएं लागू हुई हैं। ठीक है, तो ये असमर्थता की स्थिति और ऐसे जब अवसर आते हैं, ऐसी कोई कंडीशन बनती है, ठीक है, तो लोक सहायता की बात करता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का इसमें वर्णन है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। प्रसूति सहायता भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखें। प्रसूति सहायता की बात करता है अनुच्छेद 42 और काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, मतलब इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 42। अब ये क्या है ये भी हम जानते हैं। तो राज्य कर्मचारियां जो हैं या काम करने वाले हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की बात करता है, चाहे वे कहीं के भी कर्मकार हों। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये महिलाओं को प्रसूति की बात करता है। तो प्रसूति यानी कि जब राज्य महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व लाभ प्रदान करता है प्रसूति के समय, इसकी बात कही गई है। और उन्हें 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव भी प्रदान करी गई है। अब ये आता है मातृत्व लाभ अधिनियम 1971 के तहत इसमें लागू हुआ है। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1971, इसके तहत प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। चाइल्ड केयर लीव 2 वर्ष की है, आप इसे ऐसे याद रखें। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य कर्मचारी वर्ग को जो जैसे कि कृषि, उद्योग या खदान किसी भी क्षेत्र से हो उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा, इसकी बात कही गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स कई अधिनियम भी बनाए गए, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया था। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 आया था, खदान अधिनियम 1952 आया था, खदान। ठीक है, और मनरेगा अधिनियम 2006 ये मजदूरों के लिए उनकी मजदूरी के लिए बात करता है, तो आप इसे याद रखें। आर्टिकल 43। अब आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए, अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैंने बताया था प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यहाँ पर धोखे से टाइप हो गया। तो 44 जो है किसकी बात करता है, हम ये देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें। इसका अर्थ है कि राज्य भारत के सभी व्यक्तियों को एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन एक समान नागरिक संहिता में कार्यान्वयन के लिए प्रयास करेगा कि किसी व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, किसी भी वर्ग को चोट ना पहुंचे। और ये फैसला कब आया, ये फैसला सरला मुद्गल संघ आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका फैसला तब दिया था। अब ये लागू कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सबसे पहले। तो ये भारत में लागू हुआ गोवा में। गोवा एक पहला राज्य था जहां पर एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू हुआ था, गोवा। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखें। अब आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 का कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की बात करता है। यानी कि इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि राज्य दुर्बल वर्ग के लिए बात करता है। मतलब कौन से दुर्बल वर्ग, ST, SC और अन्य दुर्बल वर्ग के लिए उनकी हित की बात करता है। अब आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 जो है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक कल्याण स्वास्थ्य की बात करता है। इसका अर्थ है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए, उनके लिए खान पान के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा, चिकित्सा के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा, और जैसे कि स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए मादक पदार्थों और द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाएगा। ये बात करता है अनुच्छेद 47। अब आता है अनुच्छेद 48 जो कि कृषि पशुपालन के संगठन की बात करता है, कृषि की बात करता है। 8, ठीक है,
ये कृषि की बात करता है। राज्य आधुनिक और उचित प्राणी प्रबंधन के लिए प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राणी के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा, इसकी बात भी इसमें कही गई है। तो पशुपालन, कृषि से संबंधित बात और विलुप्त जातियों की बात, इसकी बात करता है अनुच्छेद 48। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का वही जो हमने पढ़ा है वन्य जीवों की रक्षा के लिए, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है अनुच्छेद 49 क्या कहता है देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है, यानी जो पुरातात्विक ऐतिहासिक चीजें हैं उनके संरक्षण, धरोहरों के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, ठीक है, मतलब इसमें न्यायपालिका अपना कार्य संभालेगी और कार्यपालिका अपना कार्य संभालेगी, इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 50 में। अब आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, ठीक है, इसमें भाईचारे, बंधुता की बात करता है कि आपस में सब मिलकर रहेंगे और आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात करता है अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स, इसमें और भी कुछ है कि जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत तो बताए गए हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जो हित की बात करते हैं, ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 के का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी बताया गया है, और 351 अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये भी बताया, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, ठीक है। तो हित के लिए अनुच्छेद 351 का और 351, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने इसकी डिटेल पढ़ी, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ग्रहण किए गए कौन से देश से? तो ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आयरलैंड से इन्हें ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? हमारे ऑप्शन है भाग 1, यहाँ पर भाग 2 है, भाग 4 या भाग 5। तो जानते हैं हम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में इनका वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो जानते हैं हम, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? हमारे ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या सभी। तो फ्रेंड्स, सभी है इसमें, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग नहीं, या एक मौलिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है अनुच्छेद 37 में वाद योग नहीं, इनकी बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि यदि कोई इसे नहीं मानता तो वह अपराध नहीं होगा, इसके लिए किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन है वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, या दोनों वाद योग हैं। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये बताया गया है मौलिक अधिकार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये हमने पढ़ा है उद्देश्य क्या है, तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। हमारे ऑप्शन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात नीति निर्देशक तत्व ही करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ये थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इनके बारे में हमने पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।